हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लखनऊ पैक्ट मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स के बाद। पैक्ट मीन्स अ फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज और टू स्टेट्स, यानी कि ये भी एक एग्रीमेंट होता है जिस तरह हम इंडिविजुअल साइन करते हैं, बट ये दो पार्टी, दो ग्रुप्स या दो मुल्कों के दरमियान साइन होता है कॉपरेशन के लिए, तावन के लिए। वो पॉलिटिकल तावन भी हो सकता है, वो स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन भी हो सकता है। अब ये जो है बेसिकली लखनऊ पैक्ट, लखनऊ के मुकाम पर दो पार्टियों के दरमियान एक एग्रीमेंट साइन हुआ 1916 दिसंबर 1916 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के दरमियान कॉपरेशन के लिए, तावन के लिए। तावन किस चीज़ के लिए? कि जो आने वाली रिफॉर्म्स हैं, जो आने वाला आइन है, या जो हमें हुकूमत से डिमांड्स करनी हैं, उनके रिलेटेड इन दो पार्टियों ने अपने एक दूसरे के साथ तावन करना था, कॉपरेट करना था। उसके लिए इन्होंने दिसंबर 1916 में लखनऊ पैक्ट जो है वो साइन किया। अब ये जो स्लाइड आपके सामने अभी शो होगी, इसके अंदर आप देखिएगा कि हमारे पास चार तरह के जो हैं वो एग्रीमेंट होते हैं। एक जो है वो पैक्ट कहलाता है। पैक्ट क्या है? फॉर्मल पॉलिटिकल एग्रीमेंट है बिटवीन सर टू आपकी पार्ट आवाज बड़ी कट रही है। बिटवीन टू पार्टीज आर स्टेट्स। और इसके अंदर जो चीज़ मेंशन है, ये स्ट्रेटेजिक और पॉलिटिकल तावन भी हो सकता है, कॉपरेशन भी हो सकता है। ऑन द अदर्स, सेकंड नंबर पर जो हमारे पास पैक्ट है या एग्रीमेंट है या ट्रीटी है, इसका नाम दिया गया है एग्रीमेंट। यानी कि ये जो टर्म हम इस्तेमाल करते हैं, इनके अंदर डिफरेंस क्या है? स्क्रीन भी शो नहीं हो रही। बच्चे, आपके पास कोई नेटवर्क का इशू होगा, मेरे पास ये स्क्रीन शो हो रही है। अब ये जो एग्रीमेंट है सेकंड नंबर पर, ये जर्नल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पार्टीज़। अब ये जो पार्टीज़ हैं ये इंडिविजुअल की बात होती हैं। जिस तरह हमने ज़मीन ख़रीदनी हो, प्रॉपर्टी ख़रीदनी हो, एक एग्रीमेंट साइन करते हैं स्टाम्प पेपर पर, ये बिल्कुल उसी तरह का एक एग्रीमेंट होता है जो फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है। फिर तीसरे नंबर पर हमारे पास आ जाती हैं ट्रीटीज़। ये भी एग्रीमेंट ही होते हैं, लेकिन ये एग्रीमेंट लीगली बाइंडिंग होते हैं। इनके अंदर मे बी की टर्म हम इस्तेमाल नहीं कर सकते कि ये फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। ये सेठ अब्दुल्ला साहब जो हैं, उन्हें प्लीज़ कहिए कि अपना माइक बंद कर दें। अब पैक्ट क्या है हमारे पास? सॉरी, ट्रीटी क्या है? ये लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है। ऐसा एग्रीमेंट जो दो पार्टी, दो स्टेट्स के दरमियान तो साइन होता है, बट लीगली जो है वो बाइंडिंग होती है इंटरनेशनल लॉ के तहत। उसे जो है रिकग्निशन जो है वो मिलती है कहाँ से? इंटरनेशनल लॉस। एक होते हैं हमारे पास म्यूनसिपल या नेशनल लॉ या लोकल लॉस, और दूसरा हमारे पास जो है वो लॉज होते हैं जिन्हें हम कहते हैं इंटरनेशनल लॉ या इंटर स्टेट लॉस। और चौथे नंबर पर हमारे पास जो टर्म एग्रीमेंट के लिए इस्तेमाल होती है वो है MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये जो है ये कौन है? आई थिंक ये हमारी क्लास का कोई नहीं, आउट ऑफ क्लास है, कोई मेंबर और कोई है। तो आउट ऑफ क्लास हमारी क्लास के बाहर ये कैसे गया पता नहीं। लिंक?
बच्चों अब ये आप में से ही कोई है जिसने दूसरा सेल फोन जो दूसरा सेल फोन इस्तेमाल कर रहा होगा? लेकिन फिलहाल तो मैंने इसे ब्लॉक कर दिया है, ये क्लास में इंटर नहीं हो सकेगा। जी सर ठीक है। अब लास्ट नंबर पर हम MOU जो है वो डिस्कस कर रहे थे, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये जो होते हैं इस तरह के एग्रीमेंट, ये लीगली बाइंडिंग नहीं होते। जिस तरह हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो किसी और यूनिवर्सिटी के साथ MOU साइन करती है कि हम अपने स्टूडेंट आपके अदारे में भेज सकते हैं, आप हमारे अदारे में भेज सकते हैं, लेकिन ये जो एग्रीमेंट साइन होगा दो यूनिवर्सिटी के दरमियान, इसको हम MOU भी कहेंगे। और साथ जो है इसके अंदर इंटेंशन होती है कि हम एक दूसरे के साथ कॉपरेशन करेंगे, ख्वाहिश होती है। और जो ख्वाहिश है, जो हमारी इंटेंशन है, उस पर लॉ जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता, उस पर लॉ जो है इम्प्लीमेंट नहीं होता जब तक कोई एक्शन ना हो। तो इसके अंदर हम जस्ट ये जो एग्रीमेंट होता है इसके अंदर हम कॉपरेशन के लिए इंटेंशन शो करवाते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, इसलिए ये जो है लीगली बाइंडिंग नहीं होती। एक एग्रीमेंट दो यूनिवर्सिटी के दरमियान साइन है तो उसका MOU कह रहे हैं, तो इट मीन अगर वो जो चीज़ें उस एग्रीमेंट के अंदर MOU के अंदर डिस्कस की गई हैं, एक दूसरे के साथ कॉपरेट नहीं किया जाता, तो उसके खिलाफ कोई भी केस अदालत में या किसी भी प्लेटफॉर्म पर दायर नहीं हो सकता। अच्छा, ये तो हमारे पास 4 एग्रीमेंट थे, पैक्ट, एग्रीमेंट, ट्रीटी, MOU। अब हम आते हैं कि ये जो है हमारे पास लखनऊ पैक्ट, इसे साइन करने की रीजंस क्या थी, क्यों ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसे साइन किया। अब उस पीरियड में हम देखते हैं 1915, 16, 14, तो उसके अंदर हमें नेशनल लेवल पर यानी कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर पॉलिटिकल राइट्स जो हैं उनकी डिमांड्स के लिए मूवमेंट्स जो हैं वो चलाई जाती हैं। अब वो पॉलिटिकल राइट्स क्या हैं, जिनके अंदर सेल्फ रूल है, राइट्स हैं, अब उनके अंदर रिलीजियस राइट्स हैं, इकोनॉमिक राइट्स हैं, पॉलिटिकल राइट्स हैं, सोशल राइट्स हैं, वो सारे राइट्स आ जाते हैं। तो लोग जो हैं वो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट से ये डिमांड कर रहे हैं कि हमें मज़ीद से मज़ीद राइट दिए जाएं। सेकंड, इस पीरियड में हम देखते हैं तो मुसलमानों का जो कंसर्न है, उन्हें ये खदशा था कि अगर इलेक्शन कॉल होते हैं तो हमारे पास 25% पॉपुलेशन है, तो हम कहाँ फॉल करेंगे, किस कैटेगरी में आएंगे, माइनॉरिटी में आएंगे या मेजॉरिटी में आएंगे। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का ये कंसर्न था कि हमें कोई ना कोई ऐसा एग्रीमेंट साइन करना चाहिए कांग्रेस के साथ कि हमारी जो है माइनॉरिटी प्रोविंसेस के अंदर रिप्रेजेंटेशन उसे इंश्योर किया जा सके। अब माइनॉरिटी प्रोविंसेस मींस यहाँ पर मुसलमान कम तादाद में थे, वो मुसलमानों के लिए माइनॉरिटी प्रोविंसेस थे। सेकंड, हम देखते हैं तो इसके अंदर कांग्रेस की जो है वो डिज़ायर हमेशा होती है, वो डिज़ायर क्या है कि हिंदू और मुसलमान यूनाइट हो जाएं। इसके पीछे जो स्टोरी है कि कांग्रेस के अंदर ये डिज़ायर, ये ख्वाहिश या ये डिमांड क्यों पैदा हुई। कांग्रेस जो है वो इटसेल्फ 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुकी थी, 2 फॉरवर्ड ब्लॉक थे। जिस तरह PTI के अंदर हम देखते हैं तो एक ग्रुप बना था इमरान खान ग्रुप, और दूसरा बना था जहांगीर तरीन ग्रुप। अगर हम नून लीग के अंदर देखते हैं तो शहबाज शरीफ ग्रुप और मरियम नवाज ग्रुप, नून और शीन, आपने सुना होगा। तो इसी तरह जो कांग्रेस है 1910 की जो दहाई है, डेकेड है, उसके अंदर डिवाइड थी। 2 तरह के ग्रुप थे। एक मॉडरेट मीन्स जो सभी को जो है बराबर का हिस्सादार या हकदार समझते थे, बराबर का इंसान समझते थे, खा वो मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, जितने भी हैं वो बराबर हैं कि, और सब क्या है, इंडियन हैं, उनको उनके मज़हब से कोई सरोकार नहीं था। दूसरा ग्रुप जो है वो था कंजर्वेटिव ग्रुप, फंडामेंटलिस्ट ग्रुप आप कह सकते हैं, ट्रेडिशनल माइंडसेट का आप कह सकते हैं। वो जो ग्रुप है वो सिर्फ बात करता था हिंदुइज्म की, हिंदू धर्म की। तो वो कांग्रेस जो है इन 2 ग्रुप्स के दरमियान डिवाइड हो चुकी थी।
1915 के अंदर वो दो जो ग्रुप्स हैं जब वो मिले तो उन्होंने कहा कि अब हमें अपनी डिमांड्स को हुकूमत के सामने पेश करना है और स्ट्रांगली पेश करना है, तो हमें क्या करना चाहिए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को भी साथ मिलाना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें राइट्स मिल सकें। फिर अगर हम देखते हैं इसी पीरियड में तो यहाँ पर कुछ मूवमेंट भी चल रही थी। फर्स्ट वर्ल्ड वार भी स्टार्ट हो चुकी थी 1914 में, 1914 में पहली जंग अजीम, और उस जंग अजीम में ब्रिटिश का पार्टिसिपेशन के खिलाफ जो है, कॉलोनीज़ को उनके अंदर वार के अंदर शामिल करने के खिलाफ यहाँ पर लोग जो है आवाज़ उठा रहे थे। अपोजिशन जो है वो स्ट्रांग हो रही थी कि हमारी वार है ही नहीं, ये ब्रिटिश की अपनी वार है, तो हम उसमें क्यों शामिल हूँ, अपना क्यों खून बहाएं। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है 5th नंबर पर, वो है मोहम्मद अली जिन्ना साहब का रोल। मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं ये 1906 में कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं 1906 में, और 1909 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बनते हैं, ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल जो है उसके मेंबर बनते हैं। उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं 1913 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को भी ज्वाइन कर लेते हैं। कांग्रेस के साथ साथ मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के भी मेंबर बन जाते हैं। जब ये दो पार्टियों के मेंबर बनते हैं और ये स्पॉन्सर कर रहे थे या सपोर्ट कर रहे थे हिंदू मुस्लिम यूनिटी को, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को, इन्होंने कोशिश की कि दोनों जो पार्टीज़ हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर आएँ, एक जगह पर इकट्ठी हूँ, अपनी डिमांड्स जो हैं वो सेम रखें। अगर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग डिमांड करे तो ये भी वही डिमांड करे जो कांग्रेस कर रही है, अगर कांग्रेस डिमांड करे तो वो भी वही करे जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कर रही है। तो इन्होंने इस मकसद के लिए ये एग्रीमेंट जो है वो साइन किया।